हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे हाथ की जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ये बुक है। आज डे 45 का ट्रांसलेशन मैं करने जा रही हूँ। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 44 वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, उन सारी वीडियोस को देखें और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक ज़रूर वैल्यू ऐड करें। सो फ्रेंड्स, आज हम जो ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं वो डे 45 का ट्रांसलेशन है और ये वाला जो ट्रांसलेशन कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन में जंप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ में जो भी यूज़ हो रहा है इंग्लिश एक्सप्रेशन, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले वोकैबुलरी, उनके मीनिंग समझेंगे, उसे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो समझेंगे। तो उसके बाद में हम ट्रांसलेशन की ओर जाएंगे, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से सारे के सारे मीनिंग पता चल पाए और पैराग्राफ को हम बहुत अच्छे से डीपली समझ पाए। और एक बात फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर एक मूवी आ रही है बहुत ही जल्दी। आपको उसमें आमिर खान जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कैरेक्टर के रूप में आपको प्ले करते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपको ज़रूर बताना चाहती थी, इसीलिए अपनी वीडियो में मैंने आप इस चीज़ को मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पैराग्राफ में जो भी खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, अब उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है पहले हम ये सीखेंगे, और उससे डेली यूज़ सेंटेंसेस कैसे बनाना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इंग्लिश एक्सप्रेशन है, माई सेंटिमेंट्स कुड नॉट बी कंटेंट। माई सेंटिमेंट्स कुड नॉट बी कंटेंट मतलब होता है मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। तो सेंटिमेंट्स मतलब फ्रेंड्स होता है फीलिंग, ओपिनियन, और कुड नॉट बी कंटेंट का मतलब होता है स्पीकर्स जो कि बोल रहा है उसकी फीलिंग या वो ओवरब्लेम हो गया है, मतलब वो भावनाओं में बह गया है। ओवरब्लेमिंग मतलब वो भावनाओं में बह गया है, एंड दे वर अनेबल टू कंट्रोल और सप्रेस देम, और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसकी भावनाओं को दबा नहीं पा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप खुशी से चिल्ला उठते हैं, तो जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, माई जॉय कुड नॉट बी कंटेंट, आई हैड टू शाउट इट आउट, मतलब मैं अपनी खुशी को रोक नहीं सका और मैं चिल्ला उठा। या फिर जैसे किसी के साथ में आप देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, तो आपका गुस्सा आप रोक नहीं पाए और आप लैश्ड आउट हो गए, आप चिल्ला पड़े, भड़क गए। तो द एंगर एट द इनजस्टिस could not be contained and I lashed out. The anger at the injustice could not be contained and I lashed out. So friends, इस तरीके के इंग्लिश एक्सप्रेशन आपको सिर्फ बुक रीडिंग से ही मिल सकते हैं। तो अपने डे टू डे लाइफ में इस इंग्लिश एक्सप्रेशन को प्लीज़ ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करें और इन एक्सप्रेशंस को बार बार बोलने की कोशिश करें, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है फिट हो जाए, और जब इसे आप बोलें तो आप और ज़्यादा वो नेचुरल साउंड हो। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आइज़। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आइज़ मतलब आइज़ मतलब होता है मेरी आंखों में आंसू आ गए या मेरी आंखों से आंसू छलक गए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जब इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होता है एक भारी भावनाओं को महसूस करता है, लाइकली जैसे कि सैडनेस हो, ग्रीफ हो, तो उसकी आंखें जो होती है वो आंसुओं से भर जाती है। तो जैसे कि हम कभी कभी होता है कि हम बहुत पुरानी कोई फ़ोटोग्राफ अपनी एल्बम निकालते हैं और अपनी जो पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि द ओल्ड फोटोग्राफ बॉट बैक सो मैनी मेमोरीज एंड टीयर्स वेल्ड अप इन हीज आइज, मतलब उसके जो पुराने फोटोग्राफ्स थे वो जब वो उसे पुरानी उनकी यादों में ले गए और उसकी आंखें छलक उठी और आंखों में आंसू आ गए। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि शी लुक्ड एट द चाइल्ड एंड टीयर्स वेल्ड अप इन हर आइज, उसने अपनी बच्चे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो शी लुक्ड एट द child and tears welled up in her eyes. अब नेक्स्ट सेंटेंस है under the spell. under the spell का मतलब होता है जादुई मंत्र या मैजिकल इनकैंटेशन। तो फ्रेंड्स, जो स्पेल का मतलब होता है ना, वो होता है कि ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो जाना, किसी से वशीभूत हो जाना, इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट हो जाना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग होती है किसी से अफेक्ट होने की, इन्फ्लुएंस होने की, प्रभावित होने की। तो इससे इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा है,
तो आप उस समा में बिल्कुल आप मंत्रमुग्ध हो गए, उस म्यूज़िक ने आपको आपके ऊपर एक मैजिक कर दिया ऐसा लगा। या फिर जैसे कोई परफॉर्मेंस है उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो गए, या कोई ऐसी प्रार्थना प्रेयर हो रही है वहाँ पर आप ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए। तो इस तरीके के सेंटेंस आप वहाँ पर बना सकते हैं, वी वर ऑल अंडर द स्पेल ऑफ द म्यूज़िक। या फिर आप बना सकते हैं, वी वर ऑल अंडर द स्पेल ऑफ द प्रेयर। या फिर वी वर ऑल अंडर द स्पेल ऑफ द परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है जो कि है टेक टाइम ऑफ। मतलब टेक टाइम ऑफ मतलब होता है काम से छुट्टी लेना, जिसे कि कहते हैं टेम्पररी सीज वर्किंग। मतलब कुछ समय के लिए आप काम को रोक देते हैं और कुछ समय के लिए आप आराम के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप काम से छुट्टी लेते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई नीड टू टेक सम टाइम ऑफ टू रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेस। मुझे तनाव से मुक्त होने के लिए कुछ समय काम से छुट्टी लेने की आवश्यकता है। या फिर आप बना सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, उसका ध्यान रखना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ही टुक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क टू केयर ऑफ हिज सिक चाइल्ड। मतलब उसने कुछ समय छुट्टी ली, कुछ समय काम से मुक्ति ली, जिससे कि वो अपने जो बीमार बच्चे का ध्यान रख सके। या फिर शी इज़ टेकिंग अ फ्यू डेज ऑफ फॉर वैकेशन। उसने वैकेशन के लिए कुछ छुट्टियां ली, कुछ दिन उसने काम को टेम्परेरी सीज कर दिया, बंद कर दिया। इस तरीके के सेंटेंस आप बनाएं और इसे बार बार ज़ोर ज़ोर बोलने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है मिस्ट ऑफ टीयर्स। मिस्ट ऑफ टीयर्स फ्रेंड्स, मिस्ट मतलब होता है कोहरा, धुंध। तो आंखों के सामने जब हम कभी कभी अपनी आंखें छलक जाती है तो आंखों के सामने अपना जो विज़न होता है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता, धुंधला हो जाता है। तो मिस्ट ऑफ टीयर्स को मतलब कहते हैं आंसू। टीयर्स मतलब होता है आंसू और मिस्ट मतलब होता है कोहरा या धुंध। तो आंसुओं की धुंध को हम कहते हैं मिस्ट ऑफ टीयर्स, वेयर टीयर्स ब्लर विजन, जिससे कि आपकी जो आंखें हैं वो, आपका जो दृष्टि है वो कैसी हो जाती, ब्लर हो जाती, धुंधली हो जाती है। इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, हर आईज मिस्ड ओवर विथ टीयर्स एज शी रिमेंबर्ड हर चाइल्डहुड होम। जब उसने अपने बचपन के पुराने घर को देखा, उसे याद किया, तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उसकी आंखों के सामने धुंध आ गई, आंखों में आंसू भर आए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं मिस्ट ऑफ टीयर को। नेक्स्ट बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकती है, कमेंस। कमेंस मतलब होता है बिगन, स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट, आरंभ होना, कोई काम का शुरू होना। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं जो कि हमेशा स्कूल्स, कॉलेज या वर्किंग प्लेस में यूज होते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द ब्रिज कोर्स विल कमेंस फ्रॉम मार्च 24 टिल अप्रैल 12। मार्च 24 से लेके अप्रैल 12 तक ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है। ये आपको सूचित किया जाता है कि ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है, कब से कब तक, 24 मार्च से 12 अप्रैल तक। या फिर सेंटेंस बना सकते हैं, द एकेडमिक ईयर कमेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर। जो एकेडमिक ईयर जो है वो कब शुरू होगा जो है बिगिनिंग, शुरुआती अक्टूबर में। हीज डिज़ाइन टीम कमेंस्ड वर्क। उनकी जो डिज़ाइन टीम ने काम शुरू कर दिया। अब फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है, एक बार ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की, और जो भी आपका आंसर है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जो आपको नहीं आ रहा है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अब चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी की ओर बढ़ते हैं। जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब होता है किसी चीज़ का रीज़न बताना, कारण बताना, किसी चीज़ को प्रूव करने, साबित करने की कोशिश करना। तो शो और प्रूव टू बी राइट और रीजनेबल, गिव रीज़न फॉर, उचित सिद्ध करना, ये चीज़ का इन सब का मीनिंग होता है जस्टिफाई। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, शी यूज्ड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर जस्टिफाई हर आर्ग्यूमेंट। उसने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। या फिर कोई जैसे बहुत लेट आया तो वो बहुत सारे कारण बता रहा है कि मैं इस कारण से लेट आया, तो ही ट्राई टू जस्टिफाई वाई ही वॉज लेट। ही ट्राई टू जस्टिफाई वाई ही वॉज लेट। नेक्स्ट वोकैबुलरी ग्लोरी। ग्लोरी मतलब होता है रिनाउ, प्रसिद्ध होना, फेम, प्रेस्टीज, ऑनर, बहुत ज़्यादा फेमस होना। तो ग्लोरी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई टाउन है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है, फव्वारा है, तो वो उस पूरे जो नगर की शान है। तो द ग्लोरी ऑफ द टाउन इज़ इट्स फाउंटेन। या फिर आप कह सकते हैं भगवान की प्रसिद्धि, या भगवान को रिस्पेक्ट दो,
भगवान को ग्लोरी दो। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, लेट अस गिव ग्लोरी टू गॉड, या फिर ही नाउ हैज़ ओनली अ फ्यू ट्रॉफीज टू रिमाइंड हिम फॉर द ग्लोरी ऑफ हिज एथलेटिक करियर। अब उसके एथलेटिक करियर में उसके पास कुछ ही ट्रॉफी बची थी जो कि उसे याद दिलाती थी उसके उस एथलेटिक करियर में फेमस होने के, रिनाउन होने। अब इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे कमेंट करें। मैं आपके जो आंसर्स को ज़रूर एक बार चेक करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी की ओर। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब फ्रेंड्स होता है शत्रुता, किसी से भी कॉम्बेट करना, या एंटागोनिज्म, फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, या फिर अनफ्रेंडलीनेस, अपोजिशन, उसे कहते हैं हॉस्टिलिटी, जिसे कहते हैं दुश्मनी या शत्रुता। इस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं कि दो जो लीडर्स थे उनके बीच में खुली शत्रुता थी, तो देयर इज़ अ ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू लीडर्स, या फिर उसे अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा ही शत्रुता और एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना थी। तो ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर, गुस्सा, हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म टुवर्ड्स हिज फादर। तो इस तरीके के सेंटेंस आप हॉस्टिलिटी वोकैबुलरी को यूज़ करके बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब होता है चतुराई से कोई काम को करना, जिसे कहते हैं हम डिप्लोमेटिक वे से कोई काम को करना, या किसी काम को चतुराई से, थॉटफुल वे से, सोच समझदारी से, डेलिकेट अंडरस्टैंडिंग समझदारी से किसी काम को करना। तो जैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत ही टैक्टफुल वे से वो हर काम को हैंडल कर लेता है। तो ही हैड बीन एक्सट्रीमली टैक्टफुल इन डीलिंग विद द फाइनेंशियल क्वेश्चंस। उसने बहुत सारे आर्थिक समस्या से जो भी क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उसने बहुत जो है टैक्टफुली, चतुराई से पूछे। तो ही हैड बीन एक्सट्रीमली टैक्टफुल इन डीलिंग विद द फाइनेंशियल क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है किसी भी काम को अकम्प्लिश करना, परफॉर्म करना, निष्पादित करना, कैरी आउट करना। जैसे कि दे केयरफुली एग्जीक्यूटेड द प्लान, उन्होंने बहुत सतर्कता से प्लान को कंप्लीट किया, परफॉर्म किया। या फिर द पायलट एग्जीक्यूटेड एन एमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने बहुत सतर्कता से जो है एमरजेंसी लैंडिंग को किया या कंप्लीट किया। तो इस तरीके के सेंटेंस आप एग्जीक्यूटेड से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वोकैबुलरी रिमार्केबली। रिमार्केबली मतलब होता है ध्यान से देखने से या उल्लेखनीय रूप से बहुत। जैसे कहते हैं ध्यान से देखने से ये लग रहा है कि कार बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो द कार इज़ रिमार्केबली गुड कंडीशन। या फिर आप कह सकते हैं यू हैव परफॉर्म रिमार्केबली, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, या द प्रोग्राम प्रूव्ड रिमार्केबली सक्सेसफुल। तो इस तरीके के सेंटेंस आप रिमार्केबली वोकैबुलरी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे से इन इंग्लिश एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब को सीख चुके होंगे, और इसे कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है वो भी आप सीख चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इजीली जो है ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन है, माई वर्क at ISRO commenced with the familiarization course at the TIFR Computer Center। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर familiarization course जो है वो एक ट्रेनिंग होती है जब कोई आप इंस्टीट्यूट में नया ज्वाइन करते हैं। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी को इसरो में साइंटिस्ट जो है रॉकेट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया, तो वहाँ पर उनका एक कोर्स वर्क हुआ, जो कि कंप्यूटर सेंटर में उनका एक कोर्स वर्क शुरू हुआ, जिसमें कि कैसे एयरक्राफ्ट बनाते हैं, किस तरीके से आप अपने जो है युद्ध में जाने के लिए किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, वो सब चीज़ एक छोटा सा जान पहचान वाला एक कोर्स वर्क करवाते हैं। तो वो उनका जो इसरो में सबसे पहले जब वो गए तो इन कोर्स से उन्होंने शुरुआत की। द एटमॉस्फेयर हियर वॉज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम दैट एट DTDP। अब पहले वो DTDP में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो वातावरण था वो उस पुराने DTDP के वातावरण से बिल्कुल तरीके से डिफरेंट था। रिमार्केबली मतलब बहुत भिन्न था वो। Labels mattered very little. There was no need to anyone to justify his position or to be at the receiving end of the other's
हॉस्टिलिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेवल जो उनका पद था वो बिल्कुल कम महत्व रखता था। लोग अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते थे और अपनी जो भी पोजीशन उन्हें मिली है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी वहाँ पर रॉकेट इंजीनियर के रूप में थे, तो उन्हें उसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब अपने काम से मतलब रखते थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो यहाँ पर एक डिफरेंट ही माहौल था, एक डिफरेंट वातावरण था। सम टाइम in the lateral half of 1962, ISRO took the decision to set up the Equatorial Rocket Launching Station at Thumba, a sleepy fishing village near त्रिवेंद्रम इन केरला। तो केरला में 1962 में इसरो ने एक डिसीज़न लिया कि वहाँ पर उन्हें एक इक्वेटोरियल पोजीशन में एक रॉकेट लॉन्च करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जो कि एक बहुत ही शांत एक मछली पकड़ने वाला एक छोटा सा गांव था त्रिवेंद्रम केरला में। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब हम एक डिसीज़न लेते हैं, यहाँ पर हम रॉकेट लॉन्च करेंगे, जो कि कौन सा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था, थुम्बा में था, जो कि केरला में है। डॉक्टर चिटनिश of the Physical Research Laboratory Ahmedabad had spotted it as a suitable location as it was very close at the Earth's magnetic equatorial। तो ये जो डॉक्टर चिटनिस थे उन्होंने देखा कि हैज़ स्पॉटेड मतलब ये उनको एक उचित लोकेशन लगा, उन्हें एक प्रॉपर लोकेशन लगा कि ये वाला जो स्थान है, ये वाली जगह है, वो इस रॉकेट लॉन्चिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटोरियल के सबसे क्लोज में ये जगह। This was the quiet beginning of modern rocket based रिसर्च इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे पहला और क्वाइट बिगिनिंग मतलब फ्रेंड्स होता है कोई भी चीज़ की, जब हम कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो हम डायरेक्ट ही एक्शन की ओर नहीं बढ़ते हैं, हम एक सोची समझी प्लानिंग होती है, और सोची समझी प्लानिंग थी यहाँ पर, और वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग रॉकेट बेस्ड रिसर्च करना चाहते थे हमारे भारत में, और ये सबसे पहला मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च होने वाला था, जो कि बहुत ही शुरुआती फर्स्ट यहाँ पर वो ट्राई करने जा रहे थे इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। द साइट सिलेक्टेड एट थुम्बा lay between the railway line and the sea coastal, covering a distance of about 2.5 km and measuring about 600 acre. Within this area stood a large church whose site had to be acquired। अब जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर इस एरिया में एक बहुत बड़ा चर्च भी था, तो इस एरिया को उन्हें लेना था, एक्वायर करना था, अपने अधीन करना था, क्योंकि ये इस पर एक मतलब एक सांप्रदायिक चीज़ भी आ सकती, क्योंकि यहाँ पर एक जो चर्च भी था। तो यहाँ पर एक मेजर चैलेंज ये था कि यहाँ पर एक चर्च था। Land acquisition for private parties is always a difficult and time consuming process, especially in densely populated प्लेस लाइक केरला। तो लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण, तो एक की प्राइवेट पार्टी के द्वारा एक बहुत ही जो एरिया को अधिग्रहित करा हुआ था, उन्होंने कब्जा कर रखा था, और ये एक जो था टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था इस प्रोसेस में, क्योंकि वो एरिया बहुत घनी आबादी वाला केरला का एक प्लेस था। तो यहाँ पर ये चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ा। इन एडिशन देयर वॉज द डेलिकेट मैटर ऑफ एक्वायरिंग अ साइट ऑफ रिलीजियन सिग्निफिकेंस। अब वहाँ पर चर्च था चूँकि, तो ये एक बहुत डेलिकेटेड एक नाजुक मामला था, मुद्दा था, क्योंकि वहाँ पर चर्च था, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि यदि वो चर्च को किसी और रूप में यूज़ करते हैं या वहाँ से चर्च हटाते हैं तो ये एक रिलीजियस एक धार्मिक मुद्दा बन जाएगा। द कलेक्टर ऑफ त्रिवेंद्रम देन के माधवन नायर executed this task is a more tactful, peaceful and एक्सपीडिटियस मैनर। तो जो वहाँ के जो कलेक्टर थे माधवन नायर जी, उन्होंने इस जो मुद्दे को बहुत ही टैक्टफुल मतलब बहुत ही चतुराई से, पीसफुली, शांति से और जल्दी से उस तरीके से इसे सॉल्व किया, और विद द ब्लेसिंग ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ राइट आरवी डॉक्टर देरिया हु वॉज द बिशप ऑफ त्रिवेंद्रम। बिशप मतलब होता है वहाँ के जो चर्च के जो धर्माधीश थे, जो पादरी थे। तो वहाँ के कलेक्टर की मदद से और वहाँ के बिशप जो चर्च के धर्माधीश थे, पादरी थे, उनकी मदद से ये वाला जो मामला बहुत ही चतुराई और शांतिपूर्वक जल्दी से सॉल्व हुआ। और वहाँ पर जो था जॉन द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैड ट्रांसफॉर्म द एंटायर एरिया, उस पूरी जगह को खाली कर दिया गया।
St. Mary Magdalene Church housed the first ऑफिस ऑफ द थुम्बा स्पेस सेंटर। अब जो चर्च था वो, अब जो उसका जो घर था वो अब ऑफिस बन गया था थुम्बा स्पेस सेंटर का। द प्रेयर रूम वॉज द फर्स्ट लेबोरेटरी, प्रेयर रूम लेबोरेटरी था। और द बिशप्स हाउस मतलब जो चर्च के जो पादरी थे, धर्माधीश थे, उनका जो रूम था वॉज माई डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफिस। वो APJ अब्दुल कलाम जी ने उस जो रॉकेट लॉन्च करने वाले थे उसके डिज़ाइन और उसके ड्राइंग का ऑफिस की तरह उसे बिशप रूम को उन्होंने, चर्च के रूम को, सॉरी पादरी के रूम को उन्होंने ऐसे यूज़ किया। टू दिस डे द चर्च इज़ मेंटेन्ड इन इट्स फुल ग्लोरी एट प्रेजेंट हाउसेस द इंडियन स्पेस म्यूज़ियम। अब जो वो चर्च है वो इंडियन स्पेस का जो म्यूज़ियम बन गया है। वेरी सून आफ्टर दिस आई वॉज आस्क्ड टू प्रोसीड टू अमेरिका फॉर a 6-month training program on sounding rocket launching technology at the National एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नासा वर्क सेंटर। अब उसके बाद में जब उनका ये सब काम कंप्लीट हुआ तो APJ अब्दुल कलाम जी को अमेरिका के नासा के ट्रेनिंग सेंटर पे 6 महीने की जो है रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में एक ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेजने के लिए उन्हें कहा गया। तो आई टुक सम टाइम ऑफ बिफोर गोइंग अब्रॉड एंड वेंट टू रामेश्वरम। तो उन्हें कहा मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली बाहर जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले, और मैं रामेश्वरम चला गया। My father was very pleased to learn about the opportunity that had come my way. उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि उनके बेटे को इतनी अच्छी, APJ अब्दुल कलाम जी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है बाहर जाने का। He took me to the mosque and organized a special नमाज in Thanksgiving। और वो APJ अब्दुल कलाम जी को मस्जिद ले गए, मॉस्क ले गए और एक स्पेशल नमाज उन्होंने थैंक्सगिविंग के लिए, धन्यवाद देने के लिए ऑर्गेनाइज की। आई कुड फील द पावर ऑफ गॉड फ्लोइंग इन द सर्किट थ्रू माई फादर टू मी एंड बैक टू गॉड। उन्होंने कहा कि मैंने भी भगवान के जो एक पावर को, एक शक्ति को महसूस किया जो मेरे पिता से मेरे पास आई थी और फिर जो है गॉड के पास चली गई, परमात्मा के पास चली गई। वी वर ऑल अंडर द स्पेल ऑफ प्रेयर्स। हम पूरे प्रेयर के आसपास पूरे मंत्रमुग्ध हो गए थे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेयर आई बिलीव इज़ to act as a stimulus to creative idea। उन्होंने कहा कि प्रेयर करने का एक ये जो होता है फ़ायदा होता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हम जो भी काम करते हैं उससे हमें उस काम को और अच्छे से करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। विद इन द माइंड आर ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल लिविंग। और जो कि हमें एक कोई भी प्लान हो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्रिएटिव आइडिया चाहिए, और वो क्रिएटिव आइडिया आपको प्रेयर से मिलता है, भगवान की प्रार्थना करने से मिलता है, जिससे कि आपका वो काम सक्सेसफुल हो सकता है। Ideas are present in the consciousness which when release and give scope to grow and टेक शेप। उन्होंने कहा कि जो भी हमें आइडियाज़ मिलते हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस से, हमारे चेतन मन से मिलते हैं, और वो हमें जो काम हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें उन्नति के लिए और उसे एक अच्छा शेप देने के लिए, आयाम देने के लिए वो काम आते हैं। कैन लीड टू सक्सेसफुल इवेंट, जो कि हमारे जो भी काम कर रहे हैं उसे सक्सेसफुल, सफल बनाते हैं। गॉड आवर क्रिएटर हैज़ स्टोर्ड विद इन आवर माइंड एंड पर्सनालिटीज़ ग्रेट पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। और जो हमारा क्रिएटर, जिन्हें हमें बनाया है भगवान ने, वो हमारे भीतर, हमारे बुद्धि के भीतर, हमारे पर्सनालिटी के भीतर एक ग्रेट पोटेंशियल, मतलब हमारे भीतर एक बहुत ही महान ऊर्जा, स्ट्रेंथ, ताकत, एबिलिटी, क्षमता देते हैं। प्रेयर्स हेल्प अस टू टैप एंड डेवलप देयर पावर। और जो प्रार्थना है हमें हमारे प्रेयर पावर को डेवलप करने के लिए, उन्नति करने के लिए हेल्प करता है। अहमद जलालुद्दीन एंड शमसुद्दीन केम टू सी मी ऑफ एट बॉम्बे एयरपोर्ट। उन्होंने कहा कि ये जो उनके रिलेटिव्स थे, जलालुद्दीन और शमसुद्दीन, उनके बहन के हस्बैंड और उनके फ्रेंड थे, तो उनके चचेरे भाई थे, वो उन्हें सी ऑफ करने के लिए बॉम्बे एयरपोर्ट आए। इट वॉज देयर फर्स्ट एक्सपोजर
to the big city like Bombay just as I myself was about to have my first exposure to the mega city like New York। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार एक बड़े सिटी की तरफ जा रहा था और मेरा बड़े सिटी में फर्स्ट टाइम का एक मूवमेंट था जो कि बिल्कुल अनजान शहर था, और न्यूयॉर्क में मैं एक बड़ी सिटी में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। Jalaluddin and Samsuddin were self-reliant, positive, optimistic men who undertook their work with the एश्योरेंस ऑफ सक्सेस। तो जलालुद्दीन और शमसुद्दीन जो थे वो एक सेल्फ रिलायंट और पॉजिटिव, एक आशावादी लोग थे और आत्मविश्वासी लोग थे जो कि अपने काम को बहुत सक्सेसफुल, सफलता से पूरा करते थे। इट इज़ फ्रॉम दीज टू पर्सन्स दैट आई ड्रॉ द कोर क्रिएटिव पावर ऑफ माई माइंड। और ये वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने उनके भीतर जो ये क्रिएटिव पावर को उनके दिमाग में खींच कर लाया। ड्रॉ, देखिए ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ड्रू। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, खींचकर उनके जो दिमाग पर ये चीज़ पॉजिटिव जो क्रिएटिव आइडियाज़ भरने के लिए ये दोनों व्यक्ति उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे। माई सेंटिमेंट्स कुड नॉट बी कंटेन, मेरी अपनी भावनाएं को मैं रोक नहीं पाया। एंड आई कुड फील द मिस्ट ऑफ टीयर इन माई आइज़, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंखें छलक गई हैं। देन जलालुद्दीन सेड, आज़ाद, जलालुद्दीन ने कहा, आज़ाद, वी हैव ऑलवेज लव्ड यू, हम तुम्हें हमेशा प्यार करते हैं। एंड वी बिलीव्ड इन यू, और हम तुम पर बहुत भरोसा भी करते हैं। वी शैल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर हमेशा गर्व है। द इंटेंसिटी ऑफ एंड प्योरिटी ऑफ देयर फेथ इन माई कैपेबिलिटी ब्रोक माई लास्ट डिफेंस एंड टीयर्स वेल्ड अप इन माई आइज़। उन्होंने कहा कि उनकी जो मेरे पर विश्वास करने की जो और मेरी क्षमता पर जो विश्वास करने की जो प्योरिटी थी, इतने मन से वो मुझ पर विश्वास करती थी, तो उनका जो विश्वास था, मेरे भरोसे, मेरे जो मैं जो अपने आंसुओं को रोक कर खड़ा था, अब वो मैं आंसू अब रोक नहीं पा रहा था और मेरी आंखों से आंसू छलक गए और मैं रोने लगा। मेरे आंखों से आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। तो फ्रेंड्स, ये वो मोमेंट था जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी फर्स्ट बार अब्रॉड जा रहे थे, देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पर वो इमोशनल हो गए। और किस तरीके से वो आने के बाद उन्होंने अपने मिसाइल मैन के रूप में हमारे देश को उन्नति प्रदान की, वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मेरे इन जो भी मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, उन सारे जो सेंटेंसेस को, डेली यूज सेंटेंसेस को आप अपनी डे टू डे लाइफ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें और बार बार जोर इससे बोलने की कोशिश करें, और इससे दूसरे सेंटेंस भी बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में मैं एक वैल्यू ऐड कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ। तो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.